रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग सेकेंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले बुक से दूर दूर तक कोई लेना देना जनरली नहीं है फर्स्ट दो चैप्टर में, बट बाकी सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में थोड़ा बहुत चार्ज का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ओनली बेसिक नॉलेज, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हालांकि मैंने बताया होगा जब शुरू में हम लोगों ने स्टार्ट करा था, पूरे के पूरे फिजिक्स में हर जगह चार्ज आना है, ठीक है, विदाउट चार्ज के तो है ही नहीं। बस यही दो चैप्टर है जहां पर चार्ज का कोई लेना देना नहीं, ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, दो चैप्टर है ऑप्टिक्स के यहाँ पर। इसी में चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, चार्ज का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, या चार्ज का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए चार्ज फ्री वाला ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। रे क्या होता है वैसे, आइडिया? अच्छा, सेम चीज का ऑलरेडी थोड़ा बेसिक आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ऑप्टिक्स जो वहां पे लाइट करके चैप्टर है, ठीक है। तब हम लोग अभी रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़े। हाँ बताओ, रे ऑप्टिक्स क्या बोल रहे हैं? मतलब एरो का डेफिनेशन पढ़ा है ना, लाइन्स एंड एंगल्स, एक चैप्टर था 9th क्लास, हाँ 9th या 8th में ऐसे करके कुछ। लाइन्स का डेफिनेशन होता है दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में, राइट। चेहरा देखा था तुमने? मालूम हुआ किसी को भी दे दिया बस। हाँ ओके, तो लाइंस का डेफिनेशन होता है दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होंगी वो आपका लाइन है, और एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या है? इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो वो एरो का डेफिनेशन होता है। सो दैट इज आर रे एज वेल। इसका जो एक पॉइंट है वो है, अगर हम लोग सनलाइट की बात करें या फिर किसी भी सोर्स ऑफ लाइट की बात करें, तो दैट इज योर वन पॉइंट। एंड देन जहां तक जा रहा है, जहां तक उसकी एबिलिटी है, हर एक सोर्स ऑफ लाइट की एबिलिटी जो है अलग अलग डिस्टेंस होता है। जैसे सन की बात करें तो सन एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ तक हमारे अर्थ तक आ रही है, और पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस प्लैनेट तक जा रही है। और इस पर्टिकुलर जो हम लोग जिस गैलेक्सी में है वहाँ पर भी पता नहीं ये कहाँ तक जा रहा है। लेकिन अगर एक बल्ब की बात करें, ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, वो एक पॉइंट हो गया एंड देन फिर वहाँ से निकल रहा है। इसकी एबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से 15 मीटर 20 मीटर तक जाएगा एंड देन फिर उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ये होता है आपका रे, ठीक है। रे एक वो स्ट्रेट लाइन जैसा ही रहेगा, बट दूसरा पॉइंट जो होता है उसका इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाती है। वो इनफाइनाइट क्या होता है? हर एक सोर्स के हिसाब से डिफाइन होता है, हर एक सोर्स की अपनी एक एबिलिटी होती है कि ये कहाँ तक उस लाइट को प्रोपेगेट करा सकता है। ओके, तो चलिए हेडिंग डालिए जरा सा, डाल लिया हेडिंग, रे ऑप्टिक। बट ऑप्टिक्स क्या है? रे तो वो हो गया, अब ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, और साथ में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। और इस चैप्टर में जो है बेसिकली हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेस के बारे में पढ़ने का, एंड देन दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच वर्क्स बेस्ड ऑन दिस ऑप्टिक्स, ठीक है, उसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वो सारे डिवाइसेस को करेंगे, और इस डिवाइसेस में जो सबसे मेन फिनोमेनन ऑफ लाइट या फिर आप कहें रे का होता है, वो होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इन दो के बेस पर आपका सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट काम करता है। रिफ्लेक्शन का नाम ऑलरेडी आप लोगों ने सुना है, लाइट जाएगी सरफेस से वापस रिटर्न आ जाती है, ठीक है। ऑल्दो जो रिटर्न लाइट आती है उसकी एनर्जी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, क्या कैसे होती है वो सब अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना, बट लाइट जाकर के वापस रिटर्न हो जाता है, ठीक है, और उसके अपने कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करके वापस आता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर ये लाइट गई जिस दूसरे मीडियम में, दूसरा मीडियम जहां से भी स्टार्ट होगा, ठीक है, वहां पे जाने के बाद पार्शियल लाइट का तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होता है? दूसरे मीडियम के अंदर चला जाता है, प्रोपेगेट कर जाता है, ठीक है। दूसरे मीडियम के अंदर प्रोपेगेट करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन एक चीज होता है, जब रिफ्लेक्शन होता है ना, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन होता है तो वहां पर 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता है। इन हम लोग रियल केसेस की बात करें, कुछ लाइट वापस आ जाती है रिफ्लेक्ट हो करके, और बाकी लाइट क्या होती है? दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करके अंदर चली जाती है। दूसरे ही मीडियम में अंदर प्रोपेगेट करने को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, और सेम मीडियम में वापस आने को रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है
जो आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और इस बेस पर जो भी इंस्ट्रूमेंट काम करता है, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, ये दो बेसिकली फेनोमेनन होता है लाइट का, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, जो भी डिवाइस इस पे काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कुछ मिरर्स की बात करते हैं हम लोग, वैसे मिरर्स जिसमें हम अपना खुद का फेस देखा करते हैं, या फिर बैकग्राउंड का अगर नॉलेज लेना हो वो देखा करते हैं, तो वहां पर जो मेथड होता है वो होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को यूज करके बेसिकली काम करते हैं। गाड़ियों में हेडलाइट, गाड़ियों में जो साइड लाइट होती हैं, ठीक है, साइड मिरर जिसको बोलते हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, सारे के सारे रिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। हमारे घर में जो प्लेन मिरर होता है वो भी रिफ्लेक्शन बेस पे काम करता है। सलून में जो मिरर्स होते हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। और रिफ्लेक्शन की बात करें, आपके स्पेक्स जो होते हैं वो क्या है, रिफ्रैक्शन पे काम करता है। उसके अलावा बहुत सारे अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या है रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स आप लोग बता सकते हो? रेनबो, ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन, यस, रेनबो फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर और काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं वहां पर। अभी प्लेन हम रिफ्रैक्शन की बात करें पहले, प्लेन रिफ्रैक्शन पे और क्या क्या काम करता है? ये लो पूरा साफ याद नहीं आ रहा। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। तो ये सारे के सारे किस पे काम करते हैं? रिफ्रैक्शन पे काम करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप? मंजोत, क्या हो रहा है? क्या चेक कर रहे हो? एग्जाम्पल सर ने सही बताया कि नहीं? क्या डिफरेंस होता है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में? कृष्णा, नाम सुने? बताओ चैतन्य। स्मॉल एलिमेंट, ओके, कितना स्मॉल? हाँ, जो आई से नहीं देख सकते, तो जो भी आई से नहीं देख सकते उसको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा बहुत आइडिया। और दूसरा क्या पूछा था मैंने? टेलीस्कोप, वो क्या है? दूर का, ठीक है, जैसे यहां से बैठे बैठे घर का चीज कुछ देखना हो अपने, देख सकते हैं। हो सकता है घर का मतलब पता करना है तो स्पेसिफिक स्ट्रेट मीडियम, ओके। मीडियम की जरूरत है क्या? हमारे पास लाइट है ना, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स स्ट्रेट चाहिए, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है अभी भी, क्योंकि हो सकता है कि हम 2-3 बार बीच में रिफ्लेक्शन करा दें तो टर्न हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, अभी तक क्या है, हम लोगों ने जो फर्स्ट बुक पढ़ा है दैट वाज ऑल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ओके। इलेक्ट्रोडायनामिक्स कैसे फेनोमेनन होता है उसके बारे में हमने स्टडी करा था। उस फेनोमेनन के बाद हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिला है। अब उसके एप्लीकेशंस के बारे में बेसिकली हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब पीछे इलेक्ट्रोडायनामिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोडायनामिक्स का आउटपुट ही है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट। और उसमें से वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि सनलाइट है, अब उसके एप्लीकेशंस उसके बेस पर या फिर उस जैसा जहां पर भी बनता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाते हैं और हम लोग रियल लाइफ में कैसे कैसे उसको यूज करते हैं, वो सब चीज अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तो हमने लाइट वगैरह जो है वो बना लिया, उसी के बेस पर ये सारी कुछ बनी है, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, ये सारी चीजें उसी के बेस पर बनी है, क्योंकि उससे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट मिलता है। अब उस लाइट को अपने रियल लाइफ में हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता है, उसको बनाना होता है, वो कैसे काम करता है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले तो इन दो फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे, ये फेनोमेनन कैसे काम करता है, क्या क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सबसे ज्यादा यही दो मेन मेथड है या फिर फेनोमेनन है, फेनोमेनन ऑफ लाइट, जो अदर जैसे किसी भी मीडियम या किसी भी दूसरे के साथ मिलने के बाद ये अपना वैल्यू दिखाता है, कैसे ये करता है वो दिखाता है। फिर लास्ट में हम लोग इसमें देखेंगे कि
कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इस फेनोमेनन को यूज करता है, मतलब रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को, ठीक है। पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर काइंड, जैसे हम लोग टेलीस्कोप की बात कर रहे थे, टेलीस्कोप का मतलब है दूर की चीज लाई, हम इसकी बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ से हमें अगर चांद को देखना हो या अदर प्लैनेट्स वगैरह को देखना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। इवन एक तो सही बोला थोड़ा कि स्ट्रेट, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा स्ट्रेट होता है, क्योंकि लाइट हो सकती है कि बीच में एक दो बार क्या हुआ हो, रिफ्लेक्शन हुआ हो। इवन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा नेचुरल फिनोमेनन ऑफ लाइट, जो लाइट अगर सन से हमारे तक पहुंच रही है दैट इज नॉट स्ट्रेट, ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। क्यों बेंड होता है, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक की वजह से। एंड एटमॉस्फेरिक जो है वो क्या इफेक्ट करता है, देयर आर टू फिनोमिनन्स व्हिच अकर, एक होता है रिफ्रैक्शन इन द एटमॉस्फेयर, दूसरा होता है क्या, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है जैसे जैसे हम लोग अगर नीचे से बात करें अर्थ के सरफेस से, जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाते जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीज होता है। इसका मतलब अगर ऊपर से लाइट आ रही है तो उसको इंक्रीज करते हुए मिलेगा। और हम लोग आगे चल करके देखेंगे कि अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम अगर बढ़ता है तो किस तरह से लाइट धीरे 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 टर्न होती चली जाती है। तो ऑफ कोर्स ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो मीडियम है ना, जैसे जैसे अर्थ की नजदीक आते जाते हैं तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती जाती है बिकॉज ऑफ दी हाई प्रेशर। तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। ये तो हो गया आपका रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से लाइट धीरे धीरे क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ओके, ये वाला पार्ट था नेचुरल फिनोमेनन आपके सिलेबस से, लेकिन अब वो सब हटा दिया गया है, पहले 2-3 साल पहले था ये। एंड अभी ये 10th में ही पढ़ा देते हैं, फिर उसको रिपीट नहीं करते हैं, पहले ये रिपीटेशन हुआ करता था। अच्छा, दूसरा फेनोमेनन स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर पार्टिकल्स विच आर इन द एटमॉस्फेयर, वो लाइट को, एंड पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, उसका जो वेवलेंथ, लाइट का जो वेवलेंथ है उसके रेंज में, ठीक है, उसके आसपास वो वाली रेंज में होनी चाहिए, जो कि हाइयर मतलब ऑल्टीट्यूड्स पे रहता है। वो क्या करता है, लाइट अगर उसको सही तरीके से समझें तो लाइट जो आ रही होती है उस पार्टिकल से कोलाइड करने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो भी अपना रास्ता टर्न करता है, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिमिलर काइंड्स ऑफ थिंग्स यू माइट हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में याद है किसी को, कुछ नाम है उस फेनोमेनन का, क्या नाम है उस फेनोमेनन का, टिंडल इफेक्ट, यस। ओके, तो वो लाइट के, अच्छा यही मेन वजह है जिसकी वजह से हमारा जो आसमान है, मतलब स्काई, वो ब्लू दिखता है। क्यों ब्लू दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पढ़ा है आप लोगों ने, सबने पढ़ा होगा 10th में। ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। क्यों, जो 7 लाइट आ रही है ना अर्थ की, सॉरी सन से जो 7 लाइट आ रही है, मतलब आती तो व्हाइट लाइट है, लेकिन वो फिर 7 रिफ्रैक्शन की वजह से 7 में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे। अब उसमें क्या होता है, ये अलग अलग जो वेवलेंथ वाली लाइट है पार्टिकल से स्कैटर करती हैं, स्कैटर करने के बाद वो अपना रास्ता चेंज कर देती है। अब उसमें ये है कि जिसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो उतना ही ज्यादा स्कैटर होता है, तो उसके हिसाब से वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा वायलेट स्कैटर करता है, फिर इंडिगो स्कैटर करता है, फिर ब्लू स्कैटर करता है। ये सारे लाइट स्कैटर कर जाते हैं और अर्थ तक जो पहुंचता है जनरली ये रेड लाइट पहुंचती है। और ये उस वक्त की बात है, इवनिंग और मॉर्निंग की बात है, जिस वक्त ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है सनलाइट को। हाँ, तो लेकिन फिर ये क्या है, हम ये जो सबसे ज्यादा स्कैटर लाइट वायलेट होता है आसमान में, सबसे ज्यादा लाइट कौन सा होता है, वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। तो ब्लू क्यों दिखता है, वायलेट इंडिगो क्यों नहीं दिखता, तो ये हमारी आंखों की जो बेसिकली ये एबिलिटी ऑफ आर आई है। हमारी आंखों की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वायलेट के अगेंस्ट उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, ना ही तो इंडिगो, लेकिन जो ब्लू लाइट है उसके अगेंस्ट हमारी आंख सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। इसी वजह से हमें स्काई कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। हालांकि वहां पर वायलेट भी है, इंडिगो भी है, ब्लू भी है। तो ब्लू ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो तीसरे नंबर पे ब्लू है, लेकिन ब्लू हमें ज्यादा दिखता है, इसीलिए स्काई कैसा दिखता है, हमें ब्लू दिखता है। ये वहीं पे दिखेगा जहां पर स्कैटरिंग हो रहा है, मतलब विद इन द एटमॉस्फेयर ओनली पार्टिकल लाइट को क्या करेगा, स्कैटर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही आप स्पेस में पहुंच गए तो अब कैसा दिखेगा आपको स्काई,
वहां पे भी ब्लू दिखेगा? स्कैटरिंग होगा लाइट का वहां पर? नहीं होगा। स्कैटरिंग करने के लिए डस्ट पार्टिकल है ही नहीं वहां पे। डस्ट पार्टिकल नहीं है तो स्कैटर नहीं होगा, तो कोई भी लाइट आपको वहां नहीं मिलेगा। तो कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा वहां पर कोई स्काई नहीं है, सिर्फ स्काई हमारे अर्थ के ऊपर है। सो बेसिकली ये कुछ है नहीं, इट्स अ रिफ्रैक्टेड, सॉरी क्या, वो जो लाइट है जो आपका स्कैटर होकर के गया है, राइट, सिर्फ स्कैटर्ड लाइट है। ओके, एनीवे चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रे ऑप्टिक्स। तो ये जो फेनोमेनन जो हम लोगों ने डिस्कस करा, एज ए फिजिक्स स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। पहले ये आपके सिलेबस का पूरा पार्ट था, इसको इस वजह से हटा दिया गया कि ये ऑलरेडी अब 10th में शिफ्ट कर दिया गया। पहले भी कुछ था लेकिन पूरी तरह से 10th में शिफ्ट हो गया, यहाँ पे उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। बट यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज रे ऑप्टिक्स। तो लाइट, पहले लाइट के बारे में देखते हैं। लाइट वेव कैन बी कंसीडर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देम, द पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ठीक है, एंड व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? दिस बंच ऑफ रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। क्योंकि एक रे सिंगल तो आता नहीं है, तो हम लोग बंच गए या फिर बंडल ऑफ सच रेज कॉन्स्टिट्यूट अ बीम ऑफ लाइट। नॉर्मल सा डेफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिए रे का। तो वन पॉइंट आपका डिफाइंड है, बट अनदर पॉइंट आपका डिफाइंड नहीं है। वो कहीं तक जा सकता है जहां पर भी उसको सामने मिल जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, वहां पे जाकर के वो पड़ जाएगा। सो लाइट वेव कैन बी कंसीडर्ड ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अनदर आपका इंफिनिटी हो सकता है। एंड द पाथ एंड द लाइन इन विच these rays are traveling is called ray of light. Ray of light. And bunch of this rays, या फिर कहिए bundle of this rays, bundle of these rays is called beam of light. beam देखा है आपने? beam किसी ने देखा है? टॉर्च जलाते हो तो रेज पूरे निकल रहे होते हैं, तो जो टॉर्च से निकल रहा होता है दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अगर आपने उसे और अच्छे से देखना है बीम को, तो कहीं पर भी सोर्स ऑफ लाइट कर दो एंड देन फिर कार्डबोर्ड से उसको बंद करके एक छोटा सा उसमें होल कर दो, फिर उससे जो लाइट्स निकलेंगी, रेज ऑफ लाइट निकलेंगी, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? बीम ऑफ लाइट। ओके, तो एज आई टोल्ड यू, इस चैप्टर को जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा रे ऑप्टिक्स, एक दूसरा जो है वो है वेव ऑप्टिक्स। तो दो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। अभी तो हम लोग पार्टिकल नेचर एक तरह से कह सकते हैं। ये जो लाइन का आपने डेफिनेशन पढ़ा है बचपन में, क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लाइन? एक्चुअल में अगर देखें लाइन की डेफिनेशन तो बेसिकली क्या होते हैं? कई सारे पॉइंट्स को मिलाने के बाद क्या बनता है? एक लाइन बनता है। अगर उस पॉइंट को बहुत नजदीक 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 रखोगे तो क्या बनेगा? आपका लाइन बनेगा। एंड देन ओवरऑल डेफिनेशन करते हैं कि एक पॉइंट और दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। बट एक्चुअल में बेसिकली ये क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो एक साथ रखे हुए हैं, जब मिल गए वो नजदीक नजदीक तो क्या बना दिया उसने? लाइन बना दिया। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो? अगर बेसिक देखें तो आप क्या है? छोटे 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 पार्टिकल्स हैं जिसको आप मिला रहे हो। एनीवे अभी इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, बस हमें ये देख रहे हैं इस वाले चैप्टर में हम पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट देखेंगे। एंड इसके बाद वाला जो चैप्टर है वहां पर हम लोग वेव नेचर देखेंगे। एंड वी विल सी उसके बाद जो हमारा डुअल नेचर, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या अदर समथिंग्स कैसे दो नेचर दिखाते हैं, एक पार्टिकल नेचर, दूसरा कैसा? वेव नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब वो चीजें, जिस चीजों की बात करेंगे हम लोग, क्या दिखा रहा है? पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के रूप में दिखा रहा है। दूसरा क्या है? वेव। ओके, जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा है उस वेव नेचर को। अब कब ये वेव नेचर शो करेगा, कब पार्टिकल नेचर शो करेगा, ये सब हम लोग जो थर्ड चैप्टर है डुअल नेचर, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो एक ही चीजें कभी पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं और कभी वेव नेचर भी शो करती हैं। तो बहुत सारे फेनोमेनन है जो आगे चल करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग जरा सा देखते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो दो फेनोमेनन हमें यहाँ पर स्टडी करना है, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। वी विल स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन। और जो बेसिक लॉज जो रिफ्लेक्शन में बेसिकली ये जो लाइट है आपका कवर करता है या उस फेनोमेनन को दिखाता है, वो सारे के साथ होगा। सो वी आर स्टार्टिंग विद द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एक नॉर्मल सा सरफेस है, ठीक है, और ये लाइट आई और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। तो आने वाले लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर के चला गया रिफ्लेक्टेड रे। अभी हम सिंगल रे ले रहे हैं, एंड विच इज एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। हमेशा हमें क्या मिलता है, बीम ऑफ लाइट मिलता है, राइट। लेकिन हम स्टडी करेंगे बस एक ही रे को लेकर के। तो एक रे आई, टकरा करके वापस यहां पे चली गई, तीसरी एक और लाइन यहां पे डाला, दिस इज द नॉर्मल। ओके, ये तीन चीजें यहां पे हैं। इतना लेट क्यों हो गया भाई? तो ये तीन रे हैं। तो इन तीनों रेस के बारे में बेसिकली ये एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करता है। व्हाट आर दोज लॉज दैट वी विल डू? ओके, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल के साथ एंगल जो बना रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये लॉज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले ये डायग्राम बनाओ आप। और रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, वो हम लोग देखेंगे। एरो डालो। तो दो लॉ में से एक लॉ लिख दिया है यहां पर। क्या है आपका लॉ? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाम डाल देता हूं मैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये क्या है, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट लॉ लिख लीजिए, angle of incidence is equal to the angle of reflection. Don't forget to write over here, I का वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है लाइट के गिरते वक्त, जब वो वर्टिकल से मतलब नॉर्मल से। अच्छा, नॉर्मल का डेफिनेशन क्या है? हम लोगों ने अभी फर्स्ट बुक में कई बार स्टडी करा है। किसी भी सरफेस का नॉर्मल का मतलब क्या होता है? ये सरफेस है तो नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, इस सरफेस पे जो होता है परपेंडिकुलर, इसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एनी सरफेस? किसी भी सरफेस का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अंशिता? किसी भी सरफेस का डायरेक्शन बोलो बोलो, क्या? किसी भी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एनी सरफेस? द सेम थिंग। इस सरफेस का डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इस पे जो परपेंडिकुलर है वही क्या होता है, उस सरफेस का डायरेक्शन होता है। लेकिन अगर कोई भी सरफेस आपने लिया है, जैसे मान लो ये वाला है, इसके दो सरफेस होते हैं, एक ऊपर वाले हैं और एक नीचे वाले। ऊपर वाले का डायरेक्शन ऊपर, नीचे वाले का डायरेक्शन नीचे। सो नॉर्मल जो होता है किसी भी सरफेस का, वो बेसिकली क्या होता है, उस पर्टिकुलर सरफेस का डायरेक्शन भी होता है। किसी भी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं, जिसको भी हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कह रहे हैं, ये इस सरफेस का डायरेक्शन भी है। तो अगर कोई आपको ये पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एनी सरफेस, तो उस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होगा वही उसका क्या है, डायरेक्शन है।
ठीक है। एनीवे अभी यहां पर हमारा है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये किसके साथ बनाता है? नॉर्मल के साथ बनाता है। बट द कंडीशंस इज कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है? तो इनके बीच में ये रिलेशन है, ये तीनों लाइन एक सिंगल वर्टिकल प्लेन में होगा, एक सिंगल वर्टिकल प्लेन में होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अगर हमने दिया है ये सरफेस है, तो इसका जो प्लेन है वर्टिकल, ये वाला प्लेन है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इंसिडेंट लाइट ऐसे आई, दिस विल बी द नॉर्मल, और यहां से क्या हो गया? ये रिफ्लेक्शन चट करके चला गया। ऐसा नहीं है ये इधर से आया ये इधर चला गया, ऐसे करके कुछ ऐसा नहीं है। ये पूरा क्या होगा? एक प्लेन होगा, और ये तीनों के तीनों लाइन इसी प्लेन में आने वाली है, एक यहां ऐसे और ऐसे। तो ये तीनों लाइन इस पर्टिकुलर प्लेन पे आएगा, ठीक है। तो अगला लॉ यही है, क्या है हमारा? के इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में होगा वो, तीनों के तीनों सेम प्लेन में होंगे। एंड ये लॉ सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं है, जहां भी रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए है। चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कर्व वाला हो, चाहे स्फेरिकल वाला हो, वॉट एवर टाइप ऑफ मिरर है, उस मिरर में यही दो लॉ फॉलो करेंगे। तो रिफ्लेक्शन के लिए ये दो यूनिवर्सल लॉ हैं, रिफ्लेक्शन के लिए ये दो लॉ यूनिवर्सल हैं। Incident ray normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. क्लियर है? बहुत बेसिक सा रूल था जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने कि ये जो लॉ है रिफ्लेक्शन का अप्लीकेबल ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, जरूरी नहीं कि सिर्फ प्लेन मिरर में होगा, ये हर चीज के लिए फॉलो करता है, ठीक है। आप रिमार्क्स डाल दीजिए। कि ये जो दो लॉ है रिफ्लेक्शन के, ये सिर्फ प्लेन मिरर नहीं, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए है, ये सब जगह फॉलो करता है। इसकी मन मर्जी नहीं चलेगी, कहीं कुछ कर लिया कहीं कुछ कर लिया। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे स्फेरिकल मिरर। नाम सुना है आप लोगों ने? चलिए, डन। कोई इशू, कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो, यहां तक तो सही है। अब हम चलते हैं कहां से? स्फेरिकल के लिए। नोटेड? ठीक है। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? तो मेरे स्फेरिकल मिरर क्या होता है? वैसा मिरर सरफेस जो कोई स्फेरिकल का पार्ट हो, वैसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। ठीक है। एक पूरा का पूरा होलो स्फेयर है। होलो स्फेयर का मतलब अंदर क्या है? पूरा खाली। इसमें से अगर ये वाला पार्ट काट करके आपने निकाल लिया, इधर वाला पार्ट काट के निकाल लिया, तो ये वाला कट के निकलेगा, या फिर इधर वाला पार्ट कट के निकाल लिया, जहां भी निकाल रहे हो। अगर एक होलो स्फेयर का पार्ट काट करके निकाल के अगर आप मिरर बनाते हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्फेरिकल मिरर। कैसे काट के निकालेंगे? तो देखिए, ये पूरा एक स्फेयर है, यहां से ऐसे काटा तो ये वाला मिल गया आपको, यही आपका क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर। अब इसको कैसा बनाना? दो तरह के होते हैं स्फेरिकल मिरर। नाम बताइए। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। क्या होता है कॉनकेव? जिस कॉनकेव वो है जिसमें केव बना हुआ है। केव समझ रहे हो? गड्ढा टाइप से। ठीक है। ओके। तो अगर कॉनकेव बनाना है तो इसका मतलब एक साइड को हम क्या कर देंगे? ओपैक कर देंगे, और इधर से क्या कर देंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस या ऐसे मटेरियल से पेंट कर देंगे जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, राइट। अगर इसी में उल्टा कर देंगे, इधर पेंट करके ओपैक कर दिया और दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया,
तो क्या बन जाएगा, वो कॉन्वेक्स बन जाएगा। समझ में आया? सो इसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या हुआ? मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर पार्ट ऑफ द स्फेरिकल स्फेयर। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। तो मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर पार्ट ऑफ द स्फेयर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। पार्ट ऑफ स्फेयर, पार्ट ऑफ स्फेयर, पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस, पूरा लिख सकते हो। अगर स्फेरिकल लिखना है तो पूरा लिखना पड़ेगा, स्फेरिकल सरफेस। ये डायग्राम भी बना दो। तो फाइनली आपका जो मिरर बनने वाला है ऐसा और ऐसा बनने वाला है। ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है ये कॉनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है और अंदर क्या कर दिया, पेंट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो अब तक आप लोगों को जो दिखता होगा सिर्फ कर्व पार्ट, वैसा नहीं रहता मिरर। मिरर इस तरह का होता है। ये है आपका मेन स्फेरिकल मिरर। जब इसको ऐसे करके खड़ा कर दोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, तो इसीलिए जनरली हम लोग इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, साइड व्यू वाला होता है। तो जनरली हम डायग्राम जो यूज करते हैं दैट इज द साइड व्यू। एंड ये जो लेंथ होता है इस मिरर का, ये साइज यहां से यहां तक, जो कि इसका पार्ट होगा, राइट। ये वाला जो पार्ट होगा इसको कहते हैं हम लोग, ये डायग्राम अगर आपने बनाया होगा ना तो लिख लेना, इसको कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं इसको? अपर्चर। ये जरूर लिखना क्योंकि बाद में फिर मेरे को बताना है ये, बट अभी समझाना जरूरी है। अपर्चर, अपर्चर बेसिकली ये बताता है कि कितना बड़ा साइज आपके मिरर का है। अपर्चर बड़ा का मतलब साइज ऑफ द मिरर इज लार्ज, और अगर अपर्चर छोटा है तो साइज ऑफ द मिरर विल बी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट। कंपेरेटिवली आप बता सकते हो। ओके, सो अपर्चर मतलब सामने से ऐसे देखोगे, इसको इधर से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा ये, राइट। इसको सामने से अगर देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो अपर्चर का खुद का भी अपना क्या होता है, डायमीटर होता है, लेकिन दैट डायमीटर इज नॉट द डायमीटर ऑफ द मिरर, क्योंकि जो मिरर का रेडियस या डायमीटर होगा वो किसका होगा, इस स्फेयर का होगा। ठीक है, ये सेंटर है। अगर इस मिरर का रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ द स्फेयर विल बी द रेडियस ऑफ दिस मिरर, एंड दिस इज द अपर्चर, है ना। ये वाला क्या होगा, ये वाला अपर्चर होगा इसका। दिस इज अपर्चर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द मिरर। यहां से ले लें, यहां से ले लें, कहीं से भी ले लें, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए ये अपर्चर और रेडियस ऑफ द मिरर में क्या डिफरेंस है। ये आप इमेजिन कर लो अच्छे से। ठीक है, अगर ये जो हमारा मिरर है पूरा, इस मिरर का रेडियस ये वाला है जो स्फेयर का रेडियस है। अच्छा, बिकॉज ये अपर्चर को जब ऐसे मिलाते हैं तो ये अपर्चर भी कैसा होता है, सर्कुलर ही होता है। या देखो आप कैसा होता है, सर्कुलर। इसका खुद का भी रेडियस ये है, लेकिन ये अपर्चर वाला रेडियस अलग होता है और मिरर का रेडियस अलग होता है। ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। मिरर का जो रेडियस होता है वो रेडियस होता है जो स्फेयर का रेडियस होता है, और अपर्चर वाला रेडियस वो अलग है। ठीक है, ओके। अच्छा, अपर्चर का मतलब साइज ऑफ द मिरर। तो जितना बड़ा साइज ऑफ द मिरर होगा वो इमेज उतना ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ बनाएगा। जितना छोटा होगा उसकी इमेज क्या होगा, थोड़ा सा ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा। वाई?
बड़ा साइज ऑफ द मिरर विल गिव यू वेरी क्लियर इमेज, लेकिन छोटा साइज इमेज अभी भी पूरा का पूरा फुल बनाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी जो होगी उसकी वो कम हो जाएगी. वाई? नो, फोकल लेंथ विल रिमेन सेम, क्योंकि फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द मिरर एंड रेडियस ऑफ द मिरर विल रिमेन सेम बिकॉज ये एक ही स्फेयर का पार्ट है, तो स्फेयर तो सेम है तो रेडियस सेम रहेगा, फोकस उसका आधा होता है. हाँ वही बिल्कुल छोटा हो रहा है, लेकिन छोटा होने से क्यों होगा, इमेज क्यों कम होगा, वही क्वेश्चन है. छोटा होने का मतलब अपर्चर छोटा हो जाना, तो इमेज आपका क्लियर नहीं रहेगा, क्लैरिटी कम हो जाएगी. क्यों? बताओ बताओ कोई भी. ये बड़ा सा मिरर है, ठीक है, अगर इसी को छोटा सा काट करके निकाल दे, इतना सा पार्ट को, है ना, ये छोटा वाला निकालना है यहां से यहां तक, ये नंबर 1 हो गया या फिर बड़ा वाला हो गया नंबर 2, है तो दोनों एक ही स्फेयर का पार्ट. एक ये रेड वाला है और एक पूरा येलो वाला है, तो येलो वाला और रेड वाला दोनों ही सेमी स्फेयर का पार्ट है, दोनों का फोकल लेंथ रेडियस विल रिमेन सेम. सिंपली क्या है, ये जो आपका है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये जो बड़ा वाला ज्यादा क्लियर इमेज देगा, छोटा वाला की जो क्लैरिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी. क्यों? इमेज कैसे बनता है, ये बेसिक चीज है, हमने हालांकि ये चीज बोला नहीं, लेकिन ये बहुत सारी पीछे से आपको पता ही रहता है. कोई भी इमेज कैसे बनता है, किसी पहले तो हम लोग चलो एक स्टार्ट पहले इससे कर दें, किसी का इमेज कैसे बनता है, किसी भी चीज का इमेज. तो किसी भी चीज का इमेज बनने का मतलब है पहले लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, वहां से रिफ्लेक्शन होकर के तब हमारी आंखों के लेंस में उसका इमेज बनता है, तो ये तब हमें वो चीज दिखता है. चलो अब इमेज बनाने की बात करते हैं. कोई भी इमेज कैसे बनता है, तो ये रिफ्लेक्शन से हो या फिर रिफ्रैक्शन से हो, वो उस ऑब्जेक्ट का लाइट लेंस पे पड़ेगा या फिर मिरर पे पड़ेगा एंड रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर वो लाइट एक जगह मिलती है और इमेज क्रिएट करता है. राइट, ऐसे होता है. तो बेसिकली ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद सारी लाइट एक जगह मिलती है और इमेज बनाता है. ओके, तो यहां पे कैसे होगा, यहां पे क्या होता है कि जो लाइट आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट से, मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, तो यहां से लाइट पूरी आ रही होगी, ये सारी की सारी लाइट कहां पे पड़ रही है, पूरे इस मिरर पे पड़ रहा है. फिर यहां से बिकॉज इसमें हम लोग मिरर की बात पढ़ रहे हैं, तो ये सारा का सारा रिफ्लेक्ट होकर के उसका एक जगह जाकर के इमेज बनाता है. सेम इमेज ये छोटा वाला भी बना देगा, बच्चू वाला, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा कि अब ये जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन कम का करेगा. ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, अब रिड्यूस हो जाएगा. तो रिफ्लेक्ट होकर के जहां पर इमेज बनाएगा वहां पर भी जो लाइट आएगी अब वो कम पहुंचेगी. जब लाइट कम पहुंचेगी तो इमेज थोड़ा सा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी. और अगर शायद और छोटा कर दें तो शायद सही तरीके से इमेज भी ना बने, उसको उतना लाइट नहीं पहुंच रहा है, तो इमेज थोड़ा थोड़ा ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, और जितना बड़ा साइज रखोगे उतना ही ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वहां तक पहुंचेगा, उतना ही क्लियर इमेज आपको मिलने वाला है. बात आ रही समझ में? ये है क्या. अब यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है, यहां पे अगर हमने आधा को मिटा दिया, मतलब आधा को हटा दिया, सिर्फ आधा हमारे पास है, ठीक है, क्या है हमारे पास, आधा मिरर है. मिटाने का मतलब है कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्लैक पॉलीथिन से रैप कर दिया, इसके रिफ्लेक्शन की अब नहीं है कोई भी एबिलिटी. जो भी लाइट पड़ रहा है क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है. ब्लैक पता है ना, ब्लैक एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता. तो ब्लैक टेप चिपका दिया नीचे वाले पार्ट पे, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट. क्या अब इमेज कैसा बनेगा, आधा बनेगा, फुल बनेगा, ब्राइट बनेगा या ब्लर बनेगा? 4 ऑप्शंस हैं. पहले तो ये बात देख लेते हैं, आधा बनेगा कि फुल बनेगा. फुल बनेगा अभी, क्योंकि अभी भी लाइट इतना से तो रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये पूरा का पूरा इमेज बनाएगा, लेकिन नंबर ऑफ जो रेज हैं वो हाफ हो गया है, तो इमेज का जो क्लैरिटी है वो उतना से कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रिड्यूस हो गया. तो इमेज छोटा सा भी अगर रहेगा ना
तब भी वो पूरा का पूरा इमेज बनाएगा, लेकिन रे ऑफ लाइट के अभाव में सही से इमेज नहीं बना पाएगा, लेकिन बनाएगा पूरा। आपने देखा होगा ना, एक बड़ा सा से भी रिफ्लेक्ट करके किसी चीज को देखना है, छोटे से मिरर में भी आप देख लेते हो तब भी दिखता है, लेकिन क्या हो जाता है, इमेज की क्वालिटी आपकी बिगड़ जाती है। तो बस यही डिफरेंस है इसमें, इमेज पूरा बनता है, छोटा सा भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तब भी इमेज पूरा बनेगा, ओके। लेकिन नंबर ऑफ जो रेज है वो रिड्यूस होने की वजह से इमेज क्लियर नहीं बन पाता है। एनीवे, चलिए अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अपर्चर अच्छे से समझ में आ गया। ये अपर्चर की कहानी आगे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, इसलिए जरूरी था यहाँ पे बताना। अपर्चर बड़ा का मतलब मोर एंड मोर नंबर ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और उतने ही क्लियर इमेज बनाएगा। अपर्चर छोटा होने की वजह से तब भी इमेज पूरा बनेगा, लेकिन क्लैरिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रेज क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। चलिए डेफिनेशंस जरा सा देख लेते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। जैसे अब हमने ये दो एक ही सरफेस बेसिकली उसके काट करके लिया है, एक में अंदर पॉलिश कर दिया और बाहर में ओपैक कर दिया है रेड लाइट से, रेड पेंट से, और यहाँ पे क्या है, बाहर वाले को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया और अंदर वाले को पेंट कर दिया है, ठीक है। ये पेंटेड सरफेस हो गए। तो एक का नाम होगा आपका, अरे ये उधर चला गया, ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव का मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो केव में है, अंदर की तरफ है। कॉन्वेक्स उसका उल्टा हो गया, उसका डेफिनेशन है। तो ये वाला डायग्राम बना करके ये दोनों डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट, कुछ भी लिख दो जो मर्जी में आ जाए। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of the mirror, is called a concave mirror. तो उसमें कर्व्ड इनवर्ड्स फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, एक सेंटर की तरफ फेस कर रहा है और एक सेंटर के ऑपोजिट फेस कर रहा है बाहर की तरफ। कर लिया नोट? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा वाला भी डायग्राम बनाओ, बनाया नीचे वाला जो है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया, रिफ्लेक्टिंग और पेंटेड वाला। हो गया? फटाफट नोट कीजिए, नोट करने में टाइम मत लगाइए। क्या हुआ जन्नत, आज जल्दी जग गए? जन्नत दोनों में से किसका नाम है? तुम्हारा नाम इकरा है। हो गया? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, डन। चले आगे। ओके, तो लेट्स सी
इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम कैसे हैं इसको फटाफट कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना, ये बेसिकली पॉइंट है। इसमें डिजिटल बोर्ड के इसमें थोड़ा सॉफ्टवेयर चेंज होने की वजह से ये अलग अलग दिखा रहा है। तो अलग अलग पॉइंट्स किसको क्या कहते हैं, तो ये बनाइए, कॉनकेव मिरर बनाइए, कॉन्वेक्स मिरर बनाइए, एक ही बना दो, छोड़ो इसको छोड़ दो, एक बनाओ तुम लोग, कोई भी ये बना लो। व्हाट इज पोल? पोल बेसिकली कौन सा है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका बना है, ठीक है, मिरर का, उसका जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। चलो यहाँ पे तो नहीं, इस तरह का जो बनेगा, ये जो काट करके निकालोगे, ये वाला जो पार्ट बनेगा, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो क्या होता है आपका, उसका पोल कहलाता है। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन पोल का है, पोल ये वाला पॉइंट होता है। फटाफट डेफिनेशन लिखते चलते हैं, बहुत सारा चीज आप लोगों को पहले से पता है, बट शॉर्ट में लिखाते चलता हूं। पोल क्या होता है किसी भी मिरर का, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पोल कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। बिकॉज ये जिस स्फेयर का पार्ट होगा, जिस स्फेयर का पार्ट होगा उसका जो सेंटर है वो मिरर का भी सेंटर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फेयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज कट आउट। ठीक है, तो जिस स्फेयर का वो पार्ट होगा, एक डॉट डॉट करके बना दीजिए, सेंटर यही बनना चाहिए इसका। तो जो जिस स्फेयर से हमने काट करके निकाला है उसका सेंटर इस मिरर का भी सेंटर होगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फेयर फ्रॉम विच दिस स्फेरिकल पार्ट इज कट आउट, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं इसको। अगला देखें, एंड दिस सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, वो रेडियस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। यहां पे कहते हैं उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां की बात करें, यहां की बात करें, सब तो क्या होगा, बराबर ही होगा, है ना। स्फेयर का पार्ट है, सेंटर से लेके स्फेयर के किसी भी पार्ट तक की डिस्टेंस क्या होती है, आर के बराबर ही होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर ही होती है। तो ये सबको पूरा अच्छे से समझते चलिएगा। हो गया, चलिए अगला डेफिनेशन, दिस लाइन, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, जिससे लाइट आती है अगर तो वापस रिफ्लेक्ट होती है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस। क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल्स को मिलाने वाली लाइन, उसको पीछे तक एक्सटेंड करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। तो जो आपका कॉनकेव मिरर है, दोनों के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ मिलती है, ये इधर मिलेगा लेकिन इसमें क्या होगा, इधर की तरफ मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे लाइट जाता ही नहीं है, इसीलिए इसको डैश 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 बनाया है।
अगर ये वाला बनाया होगा डायग्राम तो बाहर बनेगा, नहीं है तो सिर्फ एक बना दिया तो आपका इससे भी काम चल जाएगा। फिलहाल आपको ये देखना है कि किसको क्या कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ अनंत तक जा सकती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। तो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होंगी उसके बारे में। तो अगर हमने रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहीं पर भी ला करके अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो जब प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, फोकस कहते हैं। समझ जाओ पॉइंट क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहीं पर भी लाइट आकर के अगर रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर कट करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं या फिर प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, कोई भी देखो दूसरी लाइट भी पैरेलल है, यहां से रिफ्लेक्ट किया वहीं पे काटेगा, उसी पॉइंट पर काटेगा। कहीं से भी देख लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, नीचे हो ऊपर हो, सारी की सारी लाइट क्या करेगी, एक ही पॉइंट को कट करके जाएगा, एक ही पॉइंट को कट करके जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसमें भी देखो ये आई कट करके चली गई, हालांकि इसका फोकस इधर होना है, लाइट इधर नहीं आई तो वर्चुअल बनेगा क्योंकि ये तो प्रिंसिपल एक्सिस को काट नहीं रहा, ये तो बाहर जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं, सबको पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस को इसको काटना ही पड़ेगा तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे इसको। तो ये भी क्या करता है, एक ही पॉइंट को आकर के कट करता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोकस या फोकस कहते हैं। नॉर्मल फोकस भी लिख सकते हो और प्रिंसिपल फोकस भी लिख सकते हो। डायग्राम में ऐड कर दो, फोकस वाला बना लो, सबको एक ही पॉइंट पर कट करना। तो चलो फटाफट फिनिश करो, बहुत सारे बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं। इसके बाद बायो की क्लास होगी। रे डायग्राम बनाने आता है आप लोगों को, वो जो 6 पॉइंट्स के लिए रे डायग्राम्स बनाते हैं, दैट विल बी द होमवर्क फॉर यू गाइस। चलिए यहां तक कर लीजिए, कर लिया सबने, फटाफट फिनिश करो। वो हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है और है भी, डायग्राम नहीं बनाना, लेकिन उसके सारे के सारे जो आउटपुट है उसको डिस्कस करना है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है। चलिए हो गया प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन क्या करेंगे, ऑल द पैरेलल लाइंस, ऑल द पैरेलल लाइंस टू द क्या, प्रिंसिपल एक्सिस which gets reflected from the mirror and intersect the principal axis, that point will be called as focus या principal focus, और seems to intersect। ठीक है, एक पे तो डायरेक्ट कर रहा है और एक पे क्या कर रहा है, ट्रेस करके करा रहे हैं उसको हम। चलिए अगला देखते हैं हम। हो गया यहां तक सबका, चलिए फोकल लेंथ, अगला है फोकल लेंथ। तो फोकस और पोल के बीच की दूरी जो होती है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। चलिए नोट कीजिए उसको, फोकस और पोल के बीच की दूरी जो होती है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसमें नहीं है, मैं एक सेंटेंस लिखा देता हूं, फोकल लेंथ लिख लीजिए,
दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ में लिखिए, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके, वो आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। और फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, दैट इज द पॉइंट। चलिए अगला है अपर्चर, अपर्चर एम एन, ये है ना, ये एम एन, याद है ना, अभी हमने डिस्कस करा था अपर्चर का। अपर्चर, तो अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका ये डायमीटर है। एम एन नाम जरूर लिखिएगा, डायग्राम में आपने नाम दिया होगा, नहीं दिया है तो दे दीजिएगा। ऊपर वाला एम है और नीचे वाला एन है। जो हाइट ऑफ द मिरर, इसको हाइट ऑफ द मिरर भी बोलते हैं। मिरर को खड़ा करोगे तो जो हाइट मिलेगा इसी डायमीटर के बराबर होगा। सो अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है सबको? ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। साइन कन्वेंशंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी आपने पढ़ा होगा, बट स्टिल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी मिरर है, चाहे कॉनकेव मिरर है चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप जानते हो, मैथ में पढ़ते होगे शुरू से, जो एक्स और वाई एक्सिस वाला होता है, दैट इज कॉल्ड योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसमें एक्स और वाई एक्सिस लेना है। एक्स वाई एक्सिस इस तरह से लेंगे कि जो पोल होगा वो आपका ऑरिजिन पे आ जाए, ठीक है। मिरर का जो पोल होगा वो कहां पे आ जाएगा, ऑरिजिन पे आ जाएगा। तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। अभी हमने कॉनकेव मिरर लिया, बट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर दी कॉन्वेक्स मिरर, ऑल्सो ट्रू फॉर दी लेंसेज, चाहे जितने भी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस, सब चीज के लिए। एनीवे जो लेंस है उसका हम बाद में देखेंगे, अभी हम लोग मिरर का देख रहे हैं। सो ये अभी हमारे पास कॉनकेव मिरर है, बट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर दी कॉनकेव मिरर। ओके, तो लाइट इधर से आती है, लाइट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आता है, राइट। ये लाइट हमेशा इस तरह से आएगी। अब हम किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव लेंगे, तो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इधर वाला एक्स एक्सिस क्या होता था, पॉजिटिव, इधर वाला क्या होता था, नेगेटिव। इधर जितने भी सारे पॉइंट आएंगे उसको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। सारा का सारा डिस्टेंस ओरिजिन से नापते हैं, इसका मतलब ओरिजिन हमारा कहाँ है, पोल पे। तो सारा डिस्टेंस कहां से नापेंगे, पोल से नापेंगे, जो कि हमारा ओरिजिन हो गया। और पोल से लेफ्ट साइड है तो वो क्या होगा, नेगेटिव, पोल से राइट साइड है तो पॉजिटिव। अब उसी तरह से ऊपर जो होता है प्लस वाई एक्सिस और नीचे जो होता है माइनस वाई एक्सिस, तो इस लाइन से ऊपर जो भी चीज नापेंगे, जैसे इमेज ऑफ द हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट नापते हैं, तो अगर वो ऊपर आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर वो नीचे आ रहा है तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। जिस तरह वाई नीचे नेगेटिव होता है, तो यही आपको क्लियर रखना है। तो इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। ओके, तो ये हाइट जो भी रहेंगी इस वाले सरफेस से, सिर्फ यहां नहीं, यहां पर भी ऊपर की तरफ है तो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस को दिखा रहा है, और नीचे होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पर इस साइड तो नहीं मिलने वाला, अगर मिला तो ठीक है, वर्चुअल इमेज अगर बनता है तो ठीक है, लेकिन जो भी है ऊपर हो नीचे हो, इस साइड बनना है उस साइड बनना है, कोई मतलब नहीं है। ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो क्या होगा, नेगेटिव। सारा का सारा हम इसी तरह से बनाते हैं। ये हमने इसके लिए भी कर दिया, ये डायग्राम बना दिया। आप एक बना लो, जिसको अच्छा लगे दूसरा भी बना ले, जिसको कॉन्फिडेंस है कि पहले से हो जाएगा तो ठीक है। और कुछ बुक में कैसे ये लिखा रहता है, वो सारे के सारे इसके हिसाब से लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट के हिसाब से, कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट के ऑपोजिट जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, जो उसके डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव होगा। इस तरह से डिफाइन करते हैं। बट बेटर टू रिमेंबर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में, कहीं कोई गलती नहीं होगी, जब तक के जानबूझ करके ना करो। देखो ये चैप्टर जो है ना, सबसे मार्किंग वाला चैप्टर है, इसके वेटेज भी बहुत है और बहुत इजी है, आराम से आ जाते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो थोड़ा मन दिल से पढ़ना है इसको।
एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले तुमसे, बहुत इजी आते हैं और ज्यादा टफ भी नहीं है ये चैप्टर, सिर्फ रे डायग्राम्स वगैरह हैं और वेटेज बहुत अच्छा है इसका, तो थोड़ा अच्छा से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। और कल जो होगा 5:30 से क्लास, उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रिविजन। कल ही है ना, मंडे? हाँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू का जो हाफ ईयरली का चैप्टर्स होगा वो यही 9 तक होंगे, 8-9 तक रहता है, सिर्फ चैतन्य के उल्टा चल रहा है। तुम्हारा लास्ट चैप्टर सबसे पहले, तो आपसे आग्रह है कि थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा, पहला चैप्टर पढ़े भी होगे बट फिर भी स्टडी करके आना तो ज्यादा फायदा रहेगा। क्वेश्चंस पे ज्यादा थ्रस्ट करेंगे, बेसिक्स भी स्टडी करेंगे हम लोग, बट क्वेश्चंस पे ज्यादा थ्रस्ट करेंगे, क्वेश्चन ही मेन रहता है फिजिक्स में। क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, थ्योरी भी साथ में हो जाएगा। चलो, हो गया, कर लिया सबने, नोटेड? चलिए अगला, फोकल लेंथ तो हमने कर ही दिया था वहां पे। ओके, अगला हेडिंग डालिए, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ये बीच में रसगुल्ला कैसे रह गया? एनीवे, कोई बना मत लेना इसको, ठीक है? ये किसी डायग्राम का पार्ट है बीच में, जो कि वो एनिमेशन में आया नहीं होगा ना, छूट गया होगा जब एनिमेशन डालते हैं उसमें, तो ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस द फोकल लेंथ, इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है? रेडियस इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ को हमें प्रूव करना है, करें? चलिए, तो हम एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, ये पोल है हमारा, इसका सेंटर होगा, पोल और सेंटर को मिला दिया तो क्या बन गया हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस। चलो ध्यान दो, इधर हो गया, नोट कर लिया? चलो नोट कर लो पहले तुम, ये वाला प्रूफ कर लेते हैं फिर छुट्टी दे देंगे। स्मॉल एफ, नॉट कैपिटल एफ। फोकल लेंथ के लिए स्मॉल एफ यूज करना, डोंट यूज कैपिटल एफ। कैपिटल एफ उस पॉइंट का नाम है, फोकस पॉइंट का, ठीक है? चलिए, तो ये हमने कॉनकेव मिरर लिया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर पी, एक इमेज बनाते हैं। तो पैरेलल मतलब एक बहुत डिस्टेंट वाले ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन आई, कहां से कट करके जाएगा इसको? फोकस से। डेफिनेशन है फोकस का, ठीक है? जब भी डेफिनेशन ऑफ फोकस पूछे तो ऐसे ही करना, पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करेगा दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज फोकस, ठीक है? तो ये फोकस हो गया। अब हम जरा सा यहाँ पे रूल्स लगाते हैं। रूल्स क्या है? रिफ्लेक्शन के रूल्स। व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन का रूल? कि जो इंसिडेंट लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी, उसका जो रूल होता है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर हो रहा है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां पे हम एक डालेंगे नॉर्मल, और नॉर्मल से जो इंसिडेंस वाला एंगल बनता है सिमिलर और सेम एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्शन वाला बनाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट बनाएगा। तो ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट कर रहा है, सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इंसिडेंट लाइट और दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल का मतलब किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर, और अगर हम बात करें एक कर्व सरफेस पे तो उसका जो रेडियस होता है दैट इज ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। पढ़ा है ना? कर्व का मतलब ये एक तरह का सर्कुलर हो गया अगर किसी भी एक पार्ट को काट करके देखोगे, और सर्कल का परपेंडिकुलर क्या होता है? उसका रेडियस। सबने पढ़ा होगा मैथ में। और ये जो टेंजेंट होता है ये इसके पैरेलल जाता है, और जो रेडियल होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है, राइट? तो यहां पे जो अगर सेंटर से उस पॉइंट को मिलाएंगे, ये जो रेडियल लाइन होगा, रेडियल लाइन उसके लिए क्या करेगा? कैसा एक्ट करेगा? एक नॉर्मल के जैसा एक्ट करेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। और जो इंसिडेंट लाइट इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए देखते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई, जो कि हम थीटा मान लिए अभी यहां पर, और ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो r इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा होगा। याद है, के लिए समझ में आया? बनाइए डायग्राम, थोड़ा बड़ा बनेगा, मेरा छोटा बन गया है, आप बड़ा बनाइए, थोड़ा मन दिल लगा करके। दिहाड़ी पे तो नहीं आया ना? ये कैसे बनाया? ये एक्स वाई एक्सिस पूरा सेंटर से होगा, ऐसे पोल होकर के जाएगा। ना 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 ना, पोल से दोबारा बना लो, कोई बात नहीं है, करेक्शन होना चाहिए। नहीं नहीं, यहीं पे बनाओ। दिस इज योर वाई एक्सिस, ये नहीं, ये आपका ऑरिजिन है, ओ या अभी हमारे हिसाब से क्या है, ये पी है। ठीक है, चलिए, तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या है आपका, ये है नॉर्मल। क्या है ये, नॉर्मल। जो डॉटेड लाइन है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। सबको पता है क्यों होगा नॉर्मल? क्योंकि वो उसका रेडियल लाइन है, और रेडियस किसी भी स्फेयर पे उस पॉइंट पर जो टेंजेंट जाएगा उसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, चलिए अब हम जैसा मैथमेटिक्स देखते हैं। मैथमेटिक्स क्या कहता है कि दो पैरेलल लाइन है ना, दो पैरेलल लाइन, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये पूरा एंगल कितना हो गया आपका, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। वही ये 2 थीटा दिख रहा है। ओके, अच्छा, ये भी दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो क्लियर है, ये थीटा और 2 थीटा। तो सब नोट कर लीजिएगा कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सिमिलर डायग्राम आप बना सकते हो कॉन्वेक्स के लिए। P और C एक पॉइंट है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर की वजह से थोड़ा बड़ा बड़ा बन गया है, दिल खुला हुआ है इसका, इसीलिए। तो ये फोकस पे जाएगा, और इसका जो नॉर्मल क्या होगा, सेंटर से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन नॉर्मल होगी, ऐसे। तो ये एंगल ऑफ, ये जो है रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज नॉर्मल, तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई हो गया, और ये आर हो गया। आई और आर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 2 थीटा है, थीटा प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा, और ये वाली लाइन के साथ ये थीटा है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला बेगर देखे बना सकते हो, मेरा बेगर देखे मैं हटा दूं, अरे वहां भी हट रहा है क्या? चलो ये बना के छोड़ देता हूं, दूसरा वाला बनाओ तो। अच्छा, बहुत तेज, तुम तो पहले ही बना लिए थे। आगे इधर पंखा चला के बैठ जाओ, हाँ तो गर्मी लगेगी। हो गया, चलो काम छोड़ो, जल्दी जल्दी करो इसको, मुझे पता था कि तुम लोग टाइम लगाओगे। हो गए? अच्छा, इसी का इंतजार कर रहे थे क्या? हम्म, हाँ,
अरे हो गया। चलो भाई फटाफट निकालते हैं जरा सा, आर इज इक्वल टू 2f प्रूफ करते हैं। तो यहीं पे करते हैं। चलो ये नाम दे देते हैं m का, और यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, दिस इज d। ये 2 पॉइंट भी नाम रख लो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल CMD, ट्रायंगल CMD, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, P/B। चलो भाई ध्यान दो यहाँ सब कोई, ये हो जाएगा इतना। कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ट्रायंगल CMD, M से परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, ये मिल गया आपको D, ठीक है। तो इसमें tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B। P हो गया MD और B हो गया CD, MD/CD, ठीक है यहां तक। चलो एंड एक और लेते हैं जरा सा, ट्रायंगल कौन सा में, ट्रायंगल MFD। तो इसमें आ जाएगा tan 2 थीटा, और ये हो जाएगा कितना, MD/FD, ठीक है। कोई दिक्कत, tan थीटा इज इक्वल टू MD/CD और tan 2 थीटा इज इक्वल टू MD/FD, राइट, ओके। एंड बिकॉज द साइज ऑफ द मिरर इज वेरी वेरी स्मॉल, चलो ध्यान दो इधर, बाद में फिर नोट कर लेना, साइज ऑफ द मिरर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो दिस थीटा विल बी ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, रूल सेज इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन tan थीटा और sin थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। पढ़ा है आपने मैथ में, ठीक है। नहीं पढ़ा तो अब याद रखना, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये ट्रिगो में ही स्टार्ट हो जाता है, ट्रिगो में ही पढ़ाते हैं शुरू में। बिकॉज tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो 0 से थोड़ा सा बड़ा भी अगर कोई थीटा लोगे आप, तो उसका वैल्यू भी 0 के आसपास रहेगा। इसीलिए बोलते हैं व्हेन द साइज इज वेरी स्मॉल, अगर ये बहुत छोटा रहेगा तो थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। जब थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होगा तो आप क्या ले लोगे उसको, tan थीटा को किसके बराबर लेंगे हम, tan थीटा, और tan 2 थीटा को किसके बराबर ले लेंगे, tan थीटा के बराबर ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, बात यहीं तक नहीं रुकती, अगर ये बहुत छोटा हो गया, tan थीटा थीटा के बराबर हो गया, तो ये d जो है अप्रोक्सीमेटली किस पे कन्वर्ज करेगा, p के ऊपर। तो d को हम क्या ले लेंगे, p के बराबर ले लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं आगे यहां पर, मिरर इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, tan 2 थीटा is approximately equal to 2 theta, and CD will be equal to CP, CD approximately equal to CP, और FD will be equal to कितना हो जाएगा, FP। फटाफट नोट कीजिए, बस हो गया हमारा। वो सेंटेंस जरूर लिखिएगा जो मैंने लिखा है, जितना चीज मैं लिख रहा हूं कम से कम उतना तो लिखना ही है आपको। ये दोनों कंडीशंस लिखने के बाद, मिरर इज वेरी वेरी स्मॉल, tan थीटा कितना के बराबर हो जाएगा, थीटा, tan 2 थीटा 2 थीटा के बराबर, एंड CD CP के बराबर हो जाएगा, और FD FP के बराबर हो जाएगा। हो गया।
नाउ तो थीटा विल बी इक्वल टू एम डी बाई सी डी को क्या लिख देंगे हम, सीपी, ओके, एंड 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, एम डी बाई क्या लिखेंगे इसको, सीपी। तो एम डी में दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। एनीवे एम डी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, थीटा इंटू सीपी, या फिर चलो ठीक है अब ऐसे कर इक्वल पुट कर देते हैं हम लोग, कहां पे, हाँ यार ये एफ पी, ठीक है। वैल्यू भी लिख देते हैं जरा सा हम, ठीक है, और एमडी को एमडी छोड़ दो, या फिर डायरेक्ट करते हैं ना, अभी डायरेक्ट करते हैं इसको पहला, ओहो इसको इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकेंड मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सो सेकेंड को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, फर्स्ट से, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा 2 थीटा बाई थीटा, और राइट साइड हो जाएगा कितना, एम डी बाई सी पी, और ये हो जाएगा सॉरी एफ पी, और ये उल्टा हो जाएगा सी पी बाई एम डी, ठीक है। अब मैं नीचे रब कर देता हूं, थीटा थीटा कट गया, एमडी कट गया, सो 2 इज इक्वल टू कितना, सी पी बाई एफ पी। सी पी कितना के बराबर है, रेडियस के बराबर, और एफ पी कितना के बराबर है, एफ के बराबर, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2f। प्रूफ। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, ठीक है सब।